कॉन्सेप्ट होता है कि बिना दवाइयों के ही कैसे कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ये असली दूध से नहीं बनती हैं। ये सब बाजार से नकली मावा आता है और उससे बनती हैं, इसलिए वो चाहता है, तो उसके लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्री रहेगी ये। लोग पूछते हैं क्या गारंटी है कि आपका घी शुद्ध। या नमस्कार सभी को। तो आज मेरे साथ हैं दिव्य प्रकाश जी, आचार्य दिव्य प्रकाश जी। तो पहले आईटी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, काफी साल रहे आईटी इंडस्ट्री में, और फिर उन्होंने अपना एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस सेटअप किया। तो वेलकम टू माय चैनल दिव्य प्रकाश जी। और ओवर टू यू कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि क्या योगदान रहा जी। धन्यवाद बहन जी। बहन जी, जैसा आपने बताया आईटी में मैंने काम किया है, तो डेफिनेटली मैंने लगभग 18 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया है। और अभी 2 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ी है एरिक्सन से, फाइनली। इसके बाद जो मैंने काम किया है, ये एक्चुअली बिजनेस नहीं है, ये एक तरह से गौ सेवा है। तो शुरू से ही मेरा मन में गायों के प्रति श्रद्धा थी, और अपने समाज को कुछ अच्छा देने के मन में एक विचार था, इसलिए इस कार्य को शुरू किया है। हाँ, इस कार्य में, क्योंकि आज तक समाज में जो भी लोग गायों का कार्य कर रहे हैं, उसमें उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा गौशालाएं अक्सर बंद हो जाती हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाया है, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को इसमें लगाया है। तो गौशाला को, गौ सेवा को प्रॉफिटेबल तरीके से आगे बढ़ाया है। कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो ऑर्गेनिक किसानों से हम लेते हैं, वो भी इसीलिए ताकि इस गौशाला को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो जैसे आपने बताया कि इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके और आपने कोई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अपने दम पर पूरे तरीके से शुरू करता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें बहुत धन लगता है, रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि जो भी समाज में व्यक्ति भरोसेमंद है, किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है, उसकी समाज में वैल्यू है, हम उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे मेरा अपना एक संगठन है, हम गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। तो जो भी लोग गुरुकुल के लिए कार्य कर रहे हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें भरोसेमंद समझते हैं, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी है, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरुकुल में पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो हमने उस कार्य को डिवाइड किया। जैसे कुछ लोग गायें पाल रहे हैं, कुछ लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो श्रमदान कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से कुछ कुछ इस कार्य में, इस कॉन्सेप्ट में जो भिन्न भिन्न कार्य हैं, वो लोगों को डिवाइड किए हैं उनकी फैसिलिटीज को देखते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक जमीन है, परंतु एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास राशि तो है, धन तो है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परंतु गलत जगह नहीं, सात्विक कार्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उनके धन को यूटिलाइज करके पशुओं को खरीद लेते हैं, गायों को खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, प्रिपेयर करके प्रोसेस करके बेच देते हैं, उन्हें भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से हम इस कार्य को कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा, जैसे ऊबर कैब या ओला कैब का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। तो जो ऊबर या ओला कैब के ओनर हैं, उनकी अपनी एक भी कैब नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, जिन लोगों के पास कैब है उनसे टाई अप कर लेते हैं। हाँ, बस इसमें एक सावधानी ये हम रखते हैं कि जिन लोगों से हम टाई अप करते हैं, वो सारे धार्मिक होने चाहिए, वो सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी हमसे आए, हमसे जुड़े और एक अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश करे और हम उससे जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पता ही है, हम गुरुकुल के लिए कार्य करते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो जो भी लोग इस संस्कृति, इस पद्धति से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो हम ये समझे कि विन विन सिचुएशन है
कि उन लोगों के लिए भी सपोज जो फार्मर हैं ऑर्गेनिक उगा तो सकते हैं बट उसको बेच नहीं सकते, तो आप एक वो माध्यम बन रहे हैं वो बेचने का। हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी प्रॉफिट है, आपके लिए भी प्रॉफिट है, विन विन सिचुएशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो किसान है वो चाहता तो है कि बिना जहर के खेती की जाए, पर लोग उसकी लागत नहीं देते। तो हम अपनी क्लासेस के माध्यम से पहले लोगों को एजुकेट करते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने कभी हमारी क्लासेस से जुड़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि हमारी एक क्लास चलती है प्राकृतिक दिनचर्या, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि बिना दवाइयों के ही कैसे कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर बिना दवाइयों के ठीक होना है लोगों को, तो उन्हें भोजन की शुद्धता को अपनाना होगा। तो हम बहुत सारे वीडियोस भी लोगों को देते हैं, अनुभव लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग जिनके कैंसर भी ठीक हुए हैं, उनके अनुभव जब हम साझा करते हैं तो लोगों को भरोसा होता है। अब घी और दूध बाजार में बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, जो कहते हैं बहुत शुद्ध हम देते हैं। पर हमारा ये मानना है कि शुद्धता के लिए कोई स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका प्रोडक्ट शुद्ध है तो शुद्धता की एक ही पहचान है, वो बीमारियों को ठीक करेगा। अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति घी का सेवन कर रहा है, इस देश में 5,000 10,000 रुपए लीटर भी घी बेचा जा रहा है। तो शुद्धता का पैरामीटर ना तो महंगा है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई स्टैंप है, ना ही ऑर्गेनिक का कोई स्टैंप है। क्योंकि ऑर्गेनिक का स्टैंप लगाकर भी लोग अशुद्ध चीजें बेच रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि शुद्ध चीज वही है जो महीने भर में आपकी बीमारी को ठीक कर दे। तो हम बीमारियों को ठीक करते हैं, इससे लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है। ठीक। तो और आप, वैसे तो आपने बताया कि कोई पैमाना तो है नहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, राइट? मतलब सर्टिफिकेशन देता है वो गवर्नमेंट, लेकिन वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सर्टिफिकेशन के बाद भी इनऑर्गेनिक चलता है ना? बिल्कुल। तो आप फिर कैसे श्योर होते हैं? एक तो आपने बताया कि वो सनातन धर्मी हो, लेकिन फिर भी क्या सनातन धर्मी क्या मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? कर तो वो भी सकता है, तो करता है, फिर आप कैसे? करता है। हाँ जी। तो इसकी श्योरिटी के लिए देखिए, एक व्यक्ति का केवल सनातन धर्मी होना आवश्यक नहीं होता, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो जो लोग गुरुकुलों से जुड़े हुए हैं, जिम्मेदार हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, हम उन लोगों के साथ कार्य करते हैं। और देखिए, कोई व्यक्ति आपको एक बार मूर्ख बना सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें गलत प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। कई बार हमें भी गलत प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जिस मोमेंट पे हमें रियलाइज हो जाता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ गड़बड़ की है, हम उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर देते हैं। दूसरा, चूंकि हम गुरुकुल से जुड़े हुए लोगों के साथ कार्य करते हैं, तो इसकी सूचना गुरुकुल के आचार्यों, बड़े अधिकारियों तक भी जाती है, तो वहां से भी उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। कुछ भय भी होता है लोगों के मन में कि संगठन में हमारी छवि खराब ना हो जाए। अब हमारे मन में भी एक भय रहता है कि हमारी कुछ गलत डिसीजन से कोई गलत प्रोडक्ट ना आ जाए। तो जैसा भय मेरे मन में है, ऐसा ही संगठन के दूसरे लोगों के मन में भी होता है। तो गलती तो डेफिनेटली देखिए किसी भी स्टेप पर हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके मन में गलतियों को दूर करने का जज्बा है कि नहीं है। तो हमारे भीतर वो है। कई बार हमसे गलती हुई है, जैसी ही गलती होती है हम उसे रिकवर कर लेते हैं, उसे दूर कर लेते हैं। ठीक। तो दिव्य प्रकाश जी, जैसे आप पहले इंडस्ट्री में रहे, आईटी इंडस्ट्री में, और अच्छा खासा पैकेज होता है वहाँ पे, 18 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो एक अच्छी पोजीशन से आपने रिटायर किया होगा वहां से, राइट? तो फिर आपके मन में, मतलब जैसे आपने बताया गौ सेवा का एक भाव था, और आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो एक वो अंदर एक चेतना होती है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है। तो इसको हम बोलेंगे कि सोशल कम स्टार्टअप आपने ये किया। तो इसी इसी बिजनेस में आने का ही कोई, मतलब बिजनेस कहें या सोशल कम स्टार्टअप कहें, तो इसी में आने का कोई और रीजन भी था, या कि बस यही? क्योंकि गृहस्थ जीवन सबको होता है, देखो, गृहस्थी तो पालनी है ना? वो जिम्मेवारियां हैं ही अपनी, तो वो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं से निकालना ही है। तो तो सिर्फ यही सब सोच के इसमें आया गया, या फिर कोई और रीजन भी रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मैं किसी और को भी कुछ गाइड कर पाऊं कल को? जी। देखिए, मेरे पास जो भी माइंड है, बुद्धि है, विचार हैं, मुझे लगा कि मैं एक विदेशी कंपनी के लिए काम करने से अच्छा है, मैं उसको अगर लाखों का प्रॉफिट दे सकता हूँ, तो क्यों ना इस एबिलिटी को
इस योग्यता को मैं अपने लोगों के लिए यूज करूं। जब कोरोना आया तो हमारी संगठन के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। उससे पहले मेरे मन में इसे इस तरह से करने का विचार नहीं था। मैं अपने क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में जो गौशालाएं हैं उनको हेल्प किया करता था, लोगों से उन्हें दान दिलवाया करता था। गायों का संवर्धन के लिए गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को प्रेरित करता था कि आपको देसी नस्ल की गायों का पालन करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करता था कि आपको देसी गायों के पंचगव्यों का प्रयोग करना चाहिए, पर बिजनेस करने का विचार नहीं था। हाँ, जब कोरोना आया बहुत बेरोजगार हुए जो हमारे संगठन, हमारे गुरुकुल से जुड़े हुए थे, तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने टैलेंट को मैं विदेशी कंपनी के लिए को देने से अच्छा है कि इस तरफ लाया जाए। हाँ, डेफिनेटली कि वहाँ मेरा पैकेज अच्छा था, कोई असुविधा नहीं थी, लाइफ अच्छी चल रही थी। बट मुझे विश्वास था कि साल 2 साल में हम उस प्रॉफिट को अर्न कर लेंगे। मैं सभी लोगों से बताना चाहूंगा, देखिए इस फील्ड में अभी फिलहाल इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो कोई ये सोचे कि उसका पैकेज 2 लाख पर मंथ है और वो इतना इस फील्ड में कमा लेगा, तो नहीं। ये फील्ड सेवा का फील्ड है। हाँ, सेवा इस तरह से हो कि आपको लॉस भी ना हो, प्रॉफिट, आप आपका सर्वाइवल सही से चलता रहे। तो हाँ, मैं सरवाइव कर रहा हूँ, पर वो कंफर्ट जोन नहीं है जो आईटी में हुआ करता था। तो शायद कुछ मैनेजमेंट ट्रिक्स और लाइफ में आ जाएं, कुछ और अच्छे लोग जुड़ जाएं, या हमारा समाज जागृत हो जाए। क्योंकि समाज जब जागृत होता है तो अच्छे कार्यों में मुनाफा भी अच्छा होता है, तो शायद आगे चलकर और प्रॉफिट अच्छा मिले। पर हाँ, बेसिकली ओरिजिनली जो ये बिजनेस है, ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये समाज की जागृति के लिए है। तो आपको भी पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की भरमार है मार्केट में, है ना? और भी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ रही हैं। तो फिर आप अपने आप को कैसे सरवाइव देखते हैं, मतलब कैसे देखते हैं अपना फ्यूचर, या फिर बोलें तो इन प्रोडक्ट्स को? एक तो माध्यम यही होगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस से लोगों को जागृत कर रहे हैं, जो जागृत कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो ट्रस्ट करेगा और उन्हीं के साथ जाएगा। लेकिन उस स्केल अप करने का भी कहीं ना कहीं रहेगा कि हम खुद भी सरवाइव कर पाए और किसी को, कल को कोई और न्यूकमर आता है या फिर नेक्स्ट जनरेशन को इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बताई जाए, और वो भी इसको एज ए बिजनेस भी ले सके। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे इसे पूछना चाह रही हूँ जी। देखिए, मैंने इस कार्य को करने के बाद इसे स्केल अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की। मैनेजमेंट की ट्रिक्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन क्लासेस भी ली। परंतु मुझे बड़ा दुख है कि आज समाज में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्वालिटी पर कभी भी फोकस नहीं किया जाता। मार्केट में बहुत बड़े बड़े बिजनेस गुरु हैं जो आपसे 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। और उनके ग्रो करवाने के जो तरीके हैं ना, वो एक ही है, किसी तरह आपका प्रोडक्ट अधिक अधिक से अधिक लोगों की नॉलेज में चला जाए। यानी कि वो मार्केटिंग ट्रिक्स बताएंगे। वो कहेंगे व्हाट्सएप पे प्रचार करो, फेसबुक पे करो, फलाना ढिमकाना, इस तरह से करेंगे। और बिजनेस में यही सिखाया जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आ जाए उसी का बिजनेस चलता है। तो ये सब करने के बाद भी मुझे लगा कि मैं इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा काम धार्मिक है, मेरा काम सात्विक है। मुझे समाज को जागृत करना है। हमें अपने प्रोडक्ट हर किसी को नहीं बेचने हैं। ये हमारे संगठन का, मेरे संगठन का ये मोटिव है, ये सिद्धांत है कि हमें अधिक से अधिक लोगों तक नहीं जाना। हाँ, हमें पहले लोगों को जागृत करना है। अगर लोग जागृत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, बस उन्हीं को ही अपनी चीजें प्रोवाइड करानी है। क्योंकि हम हर एक को खुश करने के लिए अपने इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने प्रोडक्ट्स बना सके। और ये फैक्ट है, ये हर एक भारतीय को, हर एक सनातन धर्मी को समझना पड़ेगा कि किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी संगठन में अगर किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है तो समझ लिए वो प्रोडक्ट नकली है। क्योंकि शुद्ध चीजें अनलिमिटेड नहीं हो सकती। इसलिए मैंने, आपने देखा होगा हमारा कोई प्रचार इतना होता ही नहीं है, ना हमारी कोई वेबसाइट है, क्योंकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग हमारी क्लासेस से जुड़ रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं, उन्हें ही हम अपने प्रोडक्ट देंगे। तो इसलिए मुझे इसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। हमारे जी प्रोडक्ट लिमिटेड है तो लोग भी लिमिटेड है।
तो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, आई थिंक आपने देसी गौ माता के घी से स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए नहीं, जो मैंने भी सबसे यूज पहले किया वो। शुरुआत, जी शुरुआत हमने मिठाइयों से की थी। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मिठाइयों का प्रोडक्ट, मिठाइयों का कार्य अगर आप शुरू करेंगे, शुद्ध मिठाइयों का, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। और यही समस्या हमने साल भर तक अपने कार्य में हुई है हमें। साल भर तक हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इवन बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बाजार में जितनी भी मिठाइयाँ हैं, ये असली दूध से नहीं बनती हैं। ये सब बाजार से नकली मावा आता है और उससे बनती हैं, इसलिए वो सस्ती भी हैं। और जो महंगी हैं वो महंगी इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी हैं, वो महंगी इसलिए हैं क्योंकि उसमें डेकोरेशन बहुत है, उसमें इसेंस डाले जाते हैं, उसमें सुंदर बनाने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं, इसलिए वो महंगी हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति जिसे आदत ही नहीं है शुद्ध खाने की, तो वो शुद्ध मिठाई महंगे दाम पर नहीं ले सकता। तो एक साल तक हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। इसलिए हमने स्विच किया कि क्यों ना, और फिर उस वो खराब भी हो जाती। तो हमने फिर घी बनाने का प्लान बनाया, क्योंकि घी की कोई एक्सपायरी नहीं होती। तो घी जब से हमने बनाना शुरू किया, डेफिनेटली थोड़ा सा हमें अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। सर्वाइवल हम कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इस फील्ड में। तो उसके बाद फिर हमने अपनी गौशाला को, अपने लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, फिर हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी, हमने लोग जो हमारी क्लासेस से जुड़े, हमने उन्हें भी जागृत किया कि आप भी 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए की नौकरी छोड़कर क्यों ना अपने घरों में कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हैं साबुन, तो हम साबुन बड़े लेवल पे नहीं बनाते, इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं, घरों में ही साबुन बनती हैं। जिन बर्तनों में नॉर्मली खाना बनता है उन्हीं में ही साबुन बनती हैं, उन्हीं में दंत मंजन बनता है, उन्हीं में ही गुड़ और छोटी छोटे प्रोडक्ट्स, मिश्री वगैरह, ये सब हम घरों में ही बना लेते हैं। तो ये मतलब बड़े लेवल पर नहीं है, छोटे लेवल पर ही ये कार्य है। और जितना बनता है उतना कंज्यूम हो जाता है। ठीक, तो अभी आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अभी स्केल अप की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी आपने बताया कि स्केल अप के लिए फिर वो प्रोडक्ट्स इतने होने चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और वो नहीं है, और कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आ सकते हैं जी। तो फिर आप स्केल अप पे अभी नहीं काम कर रहे हैं हम ये। अगर आपका मोटिव शुद्धता है, तो दुनिया में कोई व्यक्ति इस स्केल के बारे में नहीं सोचेगा, वो यही सोचेगा कि इस शुद्धता को मेंटेन किया जाए। तो तो अभी हम आपका कर भी सकते हैं। जी। तो मेन फोकस है कि क्वालिटी किसी भी पर्सपेक्टिव से, किसी भी उसमें रीजन में नहीं गिराई जाए, अपने क्वालिटी के साथ बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी क्वालिटी के बिल्कुल। साथ ही जाना है अपने को ना। बिल्कुल। अच्छा और तो दूसरा सबसे बड़ी बात है, कई लोग मुझसे पूछते हैं आप हमें अपनी एक एजेंसी दे दीजिए, हमें अलाउ कर दीजिए। तो मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन आपके सामने बोल रहा हूँ कि शुद्धता पर मेरा अधिकार नहीं है, आपका भी उतना ही है। तो जैसे मैंने शुरू किया ऐसे ही इसी कार्य को आप अपने शहर में अपने नाम से कीजिए। मैं पूरी, हर एक धार्मिक व्यक्ति की पूरी तरह से हेल्प करूंगा। गोधुली पर मेरा अधिकार नहीं है। आप अपने शहर में अपने नाम से किसी भी संस्थान को खोल सकते हैं जो शुद्ध चीजें उपलब्ध कराए, हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। मैं अपनी तरफ से किसी को, कोई जैसे आपने देखा होगा फ्रेंचाइजी बांट दी जाती है, तो मैं कोई फ्रेंचाइजी नहीं दूंगा, ना मेरा ऐसा उद्देश्य है। मैं तो गुरुकुल के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये तो सर्वाइवल के लिए एक तरह से साथ साथ किया गया कार्य है, जिससे हमें सर्वाइवल मिल रहा है। तो आपको भी अगर किसी भी सदस्य को ये कार्य करना है तो अपने स्तर पर कीजिए, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। कोई फ्रेंचाइजी नहीं, आप अपने मालिक खुद बनिए। जी, तो अगर कोई नया बंदा इसको स्टार्ट करना चाहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को फार्म, तो क्या मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं, एक बात, या दूसरा उसको फिर फार्मर्स से सीधा कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या प्रोडक्ट्स के लिए, या कुछ वो खुद भी बना सकता है, तो क्या आप सलाह देंगे उनको? बहन जी, जो भी व्यक्ति इस फील्ड में कार्य करना चाहता है, मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि कोई एक प्रोडक्ट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जो आपको सरवाइव कर दे। एक प्रोडक्ट ले लीजिए जो आप ही बना सकें उसे। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में लोकली धार्मिक किसानों से मिलिए, क्योंकि आप अगर किसी भी किसान से मिलेंगे ना,
तो याद रखना, हर कोई आपको ऑर्गेनिक दे देगा, मना कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या होता है, गवर्नमेंट से थोड़ा सा सैंपल भेजा, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, जो सैंपल आएगा वो तो ऑर्गेनिक है। परंतु उस एक सर्टिफिकेशन की आड़ में पीछे से बहुत सारी जहरीली चीजें मार्केट में उतार दी जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, जिसका फायदा लोग उठाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर शुरू करना चाहता है तो समस्याएं काफी आएंगी, क्योंकि और उन समस्याओं को दूर करने का एक ही तरीका है कि आपको भरोसेमंद लोगों से जुड़ना है। बस अगर आपकी टीम भरोसेमंद है, सभी धार्मिक हैं, अ, उनके मन में एक निष्ठा है अपने कार्य के लिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। क्योंकि किसी भी मोमेंट पे कोई भी आपको धोखा दे सकता है। तो मतलब आपने जैसे बताया कि किसी एक प्रोडक्ट के साथ जाया जाए पहले, जो उनको लगता है कि हाँ भाई वो प्रॉफिटेबल है और जिसमें उनकी कैपेबिलिटी है, जिसको वो कर सकते हैं, जिसको स्केल जी। अप कर सकते हैं क्वालिटी के साथ में। उसके जी। बाद फिर वो दूसरे प्रोडक्ट्स पे जाएं धीरे धीरे, और उसमें आप भी हेल्प कर सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल। ये, इसमें कोई सर्टिफिकेशन, आई थिंक इसकी तो कोई जरूरत नहीं होती होगी, या कुछ ऐसा है कि कोर्सेज कोई देखिए, सर्टिफिकेशन करना? किसी भी फूड प्रोडक्ट वाले, अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको गवर्नमेंट का एक बेसिक लाइसेंस जरूर चाहिए, फूड लाइसेंस। तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। बट हाँ, उसके बाद अगर आप दूसरे लाइसेंस की तरफ जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक लाइसेंस, तो उसके लिए थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होता है। पर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपको ऑर्गेनिक लाइसेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, लाइसेंस सबके पास है, सबके पास सर्टिफिकेशन है, पर चीजें कोई अच्छी नहीं दे रहा है। तो आप अपनी एक अलग वैल्यू बनाइए, जैसे मैंने बनाई है। लोग पूछते हैं क्या गारंटी है कि आपका घी शुद्ध है। मैं कहता हूँ एक ही गारंटी, आप 1 महीने सेवन कीजिए और आपकी जो बीमारी है शरीर में वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, बस ये गारंटी है। तो आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में मत जाइए, चीजों को शुद्ध तरीके से बनाने पर ध्यान दीजिए। जब लोग ठीक होना शुरू होते हैं ना, फिर कोई सर्टिफिकेशन नहीं देखता, फिर आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी शुद्धता, आपकी वैल्यू बोलती है। जी। तो जैसे आपका एक, जो मुझे लग रहा है, जो आप देसी गाय का घी है, जो आपका ये प्रोडक्ट है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लोग कंज्यूम भी बहुत करते हैं। इसको मैंने भी काफी यूज किया है और मैं करती हूँ इसको। आप ही की क्लास के माध्यम से मुझे पता चला था। तो जो आपका ये एक प्रोडक्ट है मेन, तो इसको आप कहीं ना कहीं, जैसे जो गौशाला है, उन पर्टिकुलर गौशाला के साथ टाई अप किया हुआ है, या फिर अपनी गायें रखी हुई हैं, तो मतलब वो कैसे है? मैंने मैंने आपको बताया था ना, एक प्रोडक्ट आपका अपना होना चाहिए। तो यही वो प्रोडक्ट है जो मेरा अपना है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो हमने गायें खरीदी लोगों से, देसी नस्ल की गायें, और ऐसी गायें खरीदी जो बहुत महंगी नहीं होती हैं। जैसे आप साहिवाल या फिर आप गिर गाय लेने जाओगे तो ये बड़ी महंगी होती हैं, आप खरीद ही नहीं सकते कि आप एक साथ 20 25 50 गायें खरीद लो। तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ पर वन में चरने वाली गायें बहुत होती हैं, और ये बहुत महंगी नहीं होती, 20 25 30 हज़ार में मिल जाती हैं। तो ऐसी हमने, मैं और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मिलकर लगभग 90 गायें हमने पिछले 5 साल में खरीदी हैं। तो इन्हीं गायों के दूध से हम घी बनाते हैं, इन्हीं से ही मिठाइयाँ बनाते हैं। तो अभी प्लान ये है कि अगले 4 5 सालों में इनकी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। परंतु जब तक हम इन्हें पूरी तरह से मैनेज नहीं कर सकते, तब तक बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि 90 गायों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये गाय हमारी है और हम बाहर से दूध नहीं लेते, हम अपनी ही गायों के दूध से ही प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए हमने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए जिसमें दूध की आवश्यकता ही ना हो। जी। तो जो दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सब बनाते हैं, लाइक पनीर हो गया, खोया हो गया, ये सब भी है? सिर्फ दूध से सिर्फ घी ही अभी तक अवेलेबल है आपका? मेनली घी बनता है, पर हाँ दूसरी चीज़ें ऑन डिमांड बनती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनती हैं, ज़्यादा मात्रा में बन नहीं पाती, और हम बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनमें खराब होने का भी डर रहता है। और जो घी है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, तो घी हम बना के रख भी लेते हैं। और घी जितना पुराना हो जाता है वो उतना ही बेनिफिशियल भी हो जाता है। तो घी बनाने में बस यहीं पे हमें प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है। दूध के काम में, पनीर के काम में लॉस होता है।
तो जो आपने गायें रखी हैं अभी, मेन फोकस जैसे घी पे रखा हुआ है, तो पंच जैसे आपने खुद ही बताया कि पंचगव्य तैयार होते हैं, उसके दूसरे प्रोडक्ट्स भी इवन इसके माध्यम से, जो काउ डंक होता है उससे भी काफी प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। तो वो अभी ट्राई नहीं किया है, या उसका कोई प्लान है आपका? अभी हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है। जो हमारी गायें हैं वो जहाँ पर रहती हैं जिस स्थान पर, वो चारों तरफ से चार दीवारी नहीं है, छत नहीं है, प्रॉपर हमारा अपना स्थान नहीं है, वो कुछ लोगों से हमने लिया हुआ है। तो प्लान है कि अगले 3-4 सालों में जब अपनी ज़मीन होगी, अपना सेटअप होगा, तब हम वहाँ पर काव डंग से, ये का गौमूत्र से और इनसे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे थोड़ा सा प्रॉफिट फिर हमारा बढ़ेगा। पर वो अभी नहीं है। कुछ दिनों बाद वो कार्य हमें शुरू करना है। गौमूत्र के प्रोडक्ट्स और गोबर के कुछ उत्पाद हमें बनाने हैं, कुछ औषधियाँ भी हम बनाएंगे इसी दिशा में। ओके। और दूसरे जैसे आपने बताया, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, या हम वहीं खड़े हुए हैं आज भी? नहीं, लोग जागृत होते हैं। हाँ, ये है कि आप 100 लोगों तक जाओगे तो 10 जागृत होंगे। तो अधिक एक्सपेक्ट मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे पता है भारतीय समाज को बहुत जगाओगे तभी जागता है। तो ये है कि हमारी जो जगाने की क्रिया है वो लगातार चलती है। हर रोज हमारी क्लास होती है और समाज जाग रहा है। भले ही गति धीमी है पर फिर भी हमें सक्सेस मिल रही है। और जैसे मैंने नए किसी के बारे में बात की थी, कोई अगर नया कोई बंदा इस काम को करना चाहता है, तो उसके लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्री रहेगी ये? मैं ये पूछना चाह रही थी कि सस्टेन कर बिल्कुल पाएगा। रहेगी। बिल्कुल रहेगी, परंतु आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में इस्टेब्लिश हो जाओगे। नहीं हो पाओगे। तो इस फील्ड में अगर आना चाहते हो तो एक श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए गौ सेवा के प्रति, समाज के प्रति। और जब समाज आपसे जुड़ने लगता है तब आपको प्रॉफिट होने लगता है। तो वो तभी समाज आपसे जुड़ेगा जब आपके मन में अपने कार्य को लेकर निष्ठा होगी। तो प्रॉफिट कुछ समय बाद इसमें मिलता है, एकदम से नहीं जी। मिलेगा। या एक और भी किया जा सकता है कि आपके पास कुछ बैकअप हो, यानी कि बैकअप आपका चल रहा है, वो जॉब हो सकता है, दूसरा काम हो सकता है, और साथ में आपने पैरेलल इसको स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। वो एक प्रेशर नहीं रहता फिर माइंड पे कि हाँ यहीं से प्रॉफिट निकालना मैंने भी ऐसा ही किया है। जॉब करते करते ही मैंने स्टार्ट किया है। तो शुरू के मैंने बताया ना, 1 साल मुझे जो नुकसान हुआ तो वो है। मेरी जॉब की अर्निंग से मैंने पूरा किया है। तो हम्म। कोई ना कोई बैकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा के कार्य में आपको हाँ। बेनिफिट्स नहीं मिलते एकदम से। तो एक बैकअप होना चाहिए। और धीरे धीरे स्केल अप हो सकता है। जैसे अगर हम देखें, ये गुजरात में बंसीगिर गौशाला है, या और भी बहुत सारी गौशाला है, वो बाद में प्रॉफिटेबल हुई, लेकिन जब हम एक मिड टर्म से बात करते हैं, नीचे से बात करते हैं, तो देसी गाय की गौशाला को सस्टेन करना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो लोगों को बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं है, वो उतना महंगा दूध लेंगे नहीं, और वो महंगा दूध लेंगे नहीं तो उसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा दिव्य प्रकाश जी आपसे बात करके, काफी कुछ सीखने को मिला, और न्यू कमर को भी आई थिंक वो भी बहुत चीजें सीखेंगे आपके इस वीडियो के थ्रू। एक क्वेश्चन और था मेरा, कि आपने इसको सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके कुछ और मतलब लोगों तक रीच करने की कोशिश की है? इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आजकल, क्योंकि प्लेटफॉर्म आजकल ये सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। देखिए, मैंने लोगों को डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं उस श्रृंखला का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां लोग सोशल मीडिया का यूज़ अपने बिजनेस को स्केल अप करने में करते हैं। तो मैंने लोगों को अपनी क्लासेस से जोड़ा है, लोगों को आयुर्वेद से जोड़ा है। हम न्याय दर्शन की क्लास लेते हैं, योग दर्शन की लेते हैं, आयुर्वेद की लेते हैं, गुरुकुल पर क्लासेस लेते हैं। तो मैंने लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ा है। और जो हमसे जुड़ता है हम उसे बाद में एजुकेट कर देते हैं कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो लाभ होगा। तो डायरेक्ट मैंने अपने इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया, मैंने लोगों को जागृत किया है इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके कार्य को जान करके। तो होपफुली कि लोगों को भी अवेयरनेस आएगी और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनसे जुड़ेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच, आपका इतना धन्यवाद। वैल्यूबल टाइम। धन्यवाद जी।